नमस्कार, आप देख रहे हैं हम उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। नीति आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग की टीम का स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा कि नीति आयोग भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने में नीति आयोग का बहुत बड़ा योगदान है। नीति आयोग के माध्यम से ही हम केंद्र सरकार को अपने राज्य की चुनौतियों से अवगत कराते हैं। इस संबंध में हाल ही में नीति आयोग की बैठक भी हुई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नीति आयोग के मापदंडों पर उत्तराखंड ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड देश में नंबर 1 बन रहा है। आगे नदियों को जोड़ने के काम पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि देश के सभी राज्यों को अपनी चुनौतियां होती हैं। केदारनाथ उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर मंथन के लिए कांग्रेस पार्टी के चारों पर्यवेक्षक रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बैठक कर रहे हैं। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि चारों पर्यवेक्षक केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलकर रायशुमारी कर रहे हैं, जिसके बाद अगले 2 दिनों में कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को पर्यवेक्षकों की भावनाओं से अवगत कराएगी और 22 अक्टूबर से पहले प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। कांग्रेस द्वारा नियुक्त 4 के 4 पर्यवेक्षक रुद्रप्रयाग जनपद के दौरे में हैं और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रायशुमारी का काम कर रहे हैं और आज शाम उनकी रायशुमारी पूरी हो जाएगी और कल या परसों में पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय को प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को पर्यवेक्षकों की भावनाओं से अवगत कराएगी और हम 22 तारीख से पहले पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर केदारनाथ विधानसभा में कौन प्रत्याशी होगा उसकी घोषणा। देहरादून मसूरी क्षेत्र में एमडीडीए की कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं और उनमें से कुछ परियोजनाएं पिछले कुछ समय से रुकी थी। आपको बता दें कि वही यह परियोजनाएं कब पूरी होनी है और कितनी पूरी हो चुकी हैं, किसकी जानकारी खुद एमडीडीए के वीसी वंशीधर तिवारी ने दी है। उन्होंने बताया कि हमारी फिलहाल में 2 परियोजनाएं रुकी हुई थी, जिन्हें अब शुरू कर दिया गया है। आईएसबीटी में जो परियोजनाएं चल रही थी उसमें 150 से ज्यादा फ्लैट बिक भी चुके हैं। इसके साथ ही एक नई परियोजना भी हम मार्केट में जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं और उसमें भी लोगों को अच्छी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। देखिए, हमारी 2 परियोजनाएं जो अधर में लटकी थी आईएसबीटी, उसको हमने कंप्लीट किया और उसमें 150 से ज्यादा फ्लैट बिक चुके हैं। आलियम की हमारी सीधी अरेरा रजिस्ट्रेशन की कागज ओपन हो जाएगी तो उसमें हम लोग मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। उसमें भी अच्छे लोगों की उत्सुकता है उसको लेकर के। और लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत हम जो जमीनें अभी खरीद रहे हैं जिसमें तलपट मानचित्र हम लोग लेकर के आएंगे ताकि फ्लैट के साथ साथ जो प्लाट का डिमांड है वो भी हम दे सकें लोगों को। बद्रीनाथ व मंगलौर विधानसभा की जीत से उत्साहित कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है, लेकिन इस चुनाव में भी कांग्रेस को प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड आने का इंतजार है। भाजपा ने जहां पर चुनावी रणनीति तैयार करने के साथ ही प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने केदारनाथ विधानसभा का अभी तक दौरा नहीं किया है। कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व मंत्री और सांसद कुमारी शैलजा को प्रभारी के रूप में उत्तराखंड कांग्रेस की कमान सौंपी है। लोकसभा चुनाव से पहले 2 दिन के लिए कुमारी शैलजा उत्तराखंड के दौरे पर आई थी। एक ही दिन में पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में 1 to 1 कर परिचय किया। इसके बाद प्रभारी उत्तराखंड दोबारा नहीं आई। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से ज्यादा प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अपने चुनाव में व्यस्त रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि बद्रीनाथ व मंगलौर उपचुनाव में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार के लिए आएंगी। देखिए, प्रदेश प्रभारी जी समय समय पे उत्तराखंड आती रही हैं और उनका मार्गदर्शन पार्टी को मिलता रहा है। केदारनाथ उपचुनाव में भी जो हमारे सह प्रभारी जी उनका भी कार्यक्रम तय हो रहा है। निश्चित तौर से प्रभारी जी भी हमारे चुनाव पे यहाँ पे रहेंगी और उनका एक जो अनुभव है उसका फायदा भी राज्य की जनता को मिलेगा। केदारनाथ चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर रखी है।
जो हमारे कांग्रेस के चुनाव लड़ने वाले जो हमारे संभावित कैंडिडेट हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उसका निराकरण भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो केदारनाथ को छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। वहां की जनता आज भी विकास को तरस रही है। विकास नाम सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो उन्होंने केदारनाथ के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे वो चुनाव में जनता के जो सवाल है उनका सामना कर सकें। इसलिए कांग्रेस अल्मोड़ा में NH 109 में क्वारब के पास पहाड़ियां दरकने से यातायात प्रभावित होने पर कांग्रेस ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने दिवाली से पहले मार्ग दुरुस्त नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा है कि क्वारब पुल में निर्माण के समय केंद्र और राज्य की सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके कारण आज क्वारब में पहाड़ियां दरक रही हैं। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि अगर दिवाली से पहले सड़कें नहीं सही होती हैं तो ऐसे में व्यापारियों को भारी नुकसान होगा और व्यापारियों को सड़क नुकसान होने पर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। जो क्वारब में राष्ट्रीय राजमार्ग का पुल है और वो पुल के निर्माण होने के पूर्व भी और बाद और आज भी लगातार ऊपर से भूस्खलन हो रहा है और बड़ी तीव्र गति से हो रहा है और ये आज ही नहीं हो रहा है, ये काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। लेकिन ये बड़े दुखद विषय है कि राज्य निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं, नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार इसकी गंभीरता को नहीं समझी और आज बहुत यात्रा मार्ग बाधित हो रहा है क्योंकि वो हमारे पहाड़ की लाइफ लाइन है। वहाँ से बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा के लोग जाते हैं और ये दीपावली का पर्व है जब पूरा उस मार्ग से हमारे यहाँ के व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ के यात्री प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं राजस्व में भी हानि हो रही है। और लगातार कहने के बाद भी सरकार ने इसको संज्ञान नहीं लिया। हमारी मांग है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ के माननीय सांसद जी जो यहाँ के गृह क्षेत्र है जिनका, वो केंद्र में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, तो तत्काल इसका संज्ञान लेके उन्होंने तत्काल इसमें कोई तात्कालिक कोई समाधान निकालना चाहिए जिससे कि यातायात सुचारू और उसके बाद कोई दीर्घकालीन योजना बना के उसका स्थायी समाधान भी करना चाहिए। और अगर नहीं होता है और यात्री परेशान होते हैं, हमारा व्यवसाय प्रभावित होता है तो निश्चित रूप से हम सरकार को चेतावनी देते हैं। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बागेश्वर वासियों के लिए हेलो बागेश्वर के नाम से स्वरोजगार हेल्पलाइन का उद्घाटन किया है। बागेश्वर डीएम आशीष भटगाई का दावा है कि हेलो बागेश्वर हेल्पलाइन के माध्यम से ग्रामीण जन शिकायतों को सुना जाएगा और तेजी से कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। हेलो बागेश्वर के माध्यम से स्वरोजगार परक लाभार्थी की परेशानियों को भी सुना जाएगा। ग्रामीणों को कोई भी समस्या जो विभाग से संबंधित है उनकी शिकायतों को भी हेलो बागेश्वर के माध्यम से सुनकर समाधान की दिशा में काम किया जाएगा। ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय में चक्कर काटने को मजबूर ग्रामीणों को हेलो बागेश्वर की हेल्पलाइन से ऑनलाइन समस्याओं का समाधान करने में बड़ी सुविधा मिलेगी। यहाँ पर हमने हेलो बागेश्वर जो हमारा है वो हमारा स्वरोजगार के लिए एक हेल्पलाइन है, हेल्प डेस्क है और साथ ही साथ इसमें शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी है। तो इसमें हमारी जितनी भी स्वरोजगार परक योजनाएं हैं उसके जो भी लाभार्थी होंगे तो उनका पूरा डेटाबेस यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध है यहाँ पर, और उसको हम इंडिविजुअली ट्रैक करेंगे कि अगर कोई लाभार्थी है उसको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोई डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन या बैंक से उनको कोई समस्या है तो उसका संबंधित बैंक्स के द्वारा और संबंधित विभागों के द्वारा निराकरण करके उनको अवगत भी कराया जाएगा। तो इस शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के द्वारा और इस स्वरोजगार हेल्पलाइन डेस्क के द्वारा उसको इंडिविजुअली ट्रैक किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे बागेश्वर के जितने भी जनमानस है उनकी कोई भी समस्याएं जो विभिन्न विभागों से रिलेटेड हैं वो भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर पे। और इस नंबर को अभी हम लोग 1 सप्ताह ट्रायल बेसिस पे रन कर रहे हैं, उसके बाद इसको हम टोल फ्री भी कर देंगे और यहाँ पर समस्याएं को दर्ज करने के बाद संबंधित विभागों के द्वारा उसका निराकरण भी किया जाएगा और मेरे द्वारा और सीडीओ साहब के द्वारा भी इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के महेंद्र भट्ट ने केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के तहत बीजेपी अगस्त मिनी ग्रामीण एवं नगर मंडल के पदाधिकारियों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बूथ स्तर पर जुटने का आह्वान किया है। उन्होंने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं से कहा कि जीत सुनिश्चित है, लेकिन सभी कार्यकर्ता केदारनाथ उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए चंपावत का भी रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाने के लिए कार्य में जुटने का अनुरोध किया गया है। बैठक में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी, विधायक व विधानसभा संयोजक भरत सिंह चौधरी, जिलाध्यक्ष महावीर पवार, श्रीमती बीना राणा सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आज आकाशवाणी के अंदर आकाशवाणी नगर आकाशवाणी ग्रामीण की बैठक थी। अब पार्टी नामांकन की और बढ़ रही है। पार्टी प्रत्याशी घोषणा होते ही हम लोग भव्यतम नामांकन ऊखीमठ के अंदर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सभी कार्यकर्ता उस नामांकन में उपस्थित हो, आम मतदाता उपस्थित हो और नामांकन के दिन ही भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रदर्शित हो। इस भाव के साथ बैठकें, इसके साथ साथ आगामी दिनों के अंदर बूथ के प्रबंधन बैठकें होनी है। बूथ कमेटी की बैठकों की तिथि हमने तय की है और जो हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर जो कार्यकर्ता प्रवासी के नाते आए हुए हैं, उन सब कार्यकर्ताओं ने से मैंने फीडबैक लिया है, बूथ का फीडबैक लिया है, कार्यकर्ता का फीडबैक लिया है और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ के अंदर एक अच्छे मतों की ओर जीत की ओर बढ़ रही है। हरीश रावत की उम्र इतनी हो गई है कि उन्हें सपने में भी अब हिंदू मुस्लिम दिखाई दे रहा है। केदारनाथ क्षेत्र में गिनती के 1-2 गांव में जब मुस्लिम बंधु रहते हैं और मैं कह सकता हूँ कि केदारनाथ का जो मुस्लिम बंधु है वो बाबा केदार के महत्व को समझता है। हरीश रावत जी को केदारनाथ के चुनाव में भी हिंदू मुस्लिम अगर दिखाई दे रहा है तो मैं कह सकता हूँ ये एक प्रकार का तुष्टीकरण का जो हवा कांग्रेस द्वारा खड़ी करने का प्रयास होता है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे बात आप। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने एक देश एक चुनाव को लेकर कहा कि देश में एक देश एक चुनाव की अवधारणा भारत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसका उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक ही दिन या एक निश्चित समय सीमा के भीतर आयोजित करना है। सभी चुनाव एक साथ आयोजित करने से चुनावी खर्च में कमी आएगी और जिसका लाभ विकास कार्यों में मिलेगा। एक ही दिन में सभी चुनाव आयोजित करने से प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर दबाव कम होगा। एक देश एक चुनाव से सरकार को शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। मोदी जी ने इस देश के अंदर जब हमारी सरकार बनी तो इस और काम भी किया और हमने वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर भी जो देश के अंदर काम हुआ। आप ये देख सकते हैं कि कोई कहीं भी रहता हो, अगर जो नौकरी दिल्ली में कर रहा है या वो अपने गांव से बाहर रह रहा है तो उसको उसके गांव के कार्ड में ही जहां वो रहता है वहां राशन मिलता है। इसी प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन की भी जो बात है उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने जो है पूर्व राष्ट्रपति जी को इस पर इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। उन्होंने अपनी रिपोर्टें दे दी हैं। निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन जो है, जिस प्रकार से एक ग्राम पंचायत के पंच से लेकर के प्रधान से लेकर के देश के प्रधानमंत्री एक साथ चुनने की बात है, इससे बहुत सारे जो इलेक्शंस जो होते हैं समय समय पर उससे खर्चे पर कुछ लगाम लगेगी और साथ ही जो हम देखते हैं कि आचार संहिताएं होती हैं, विधानसभा की आचार संहिता, फिर लोकसभा की आचार संहिता, फिर ग्राम पंचायत की आचार संहिता, फिर नगर निगम की आचार संहिता, इन सब चीजों से विकास में कहीं ना कहीं चीजें अटकती हैं। तो ये अटकने का काम भी समाप्त होगा और एक साथ खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के नाम पर मंथन कर रही है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने अपनी तरफ से केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए दावेदारी की है। इस बात पर शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि मैं केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूं, जहां मैं राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी सक्रिय हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया तो मैं वहां कांग्रेस की जीत का परचम लहराने का काम करूंगा, क्योंकि वहां की जनता पिछले 7 सालों से भाजपा के कुशासन से त्रस्त है। मैं कांग्रेस पार्टी का समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जब जब जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है मैंने उनका निष्ठापूर्वक निर्वहन किया है और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मेरा भी गांव पड़ता है। मैं लंबे समय से वहां राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय हूं। मेरे समर्थक चाहते थे कि मैं इस उपचुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करूं, तो समर्थकों से बातचीत करने के बाद मैंने अपनी
दावेदारी आधिकारिक तौर पर प्रस्तुत कर दी है। अब पार्टी को निर्णय लेना है कि वो मुझ पर विश्वास व्यक्त करती है या नहीं करती है। अगर पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाए तो निश्चित तौर पर मैं वहाँ पार्टी की जीत का परचम लहराने का काम करूंगा, क्योंकि आज केदार घाटी की जनता भाजपा के 7 साल के कुशासन से त्रस्त है। जिस तरीके से वहाँ स्थानीय बेरोजगारों का रोजगार चौपट हो गया है, हमारे होटल व्यवसायी हों, हमारे रिसोर्ट्स के व्यवसायी हों, हमारे होम स्टे चलाने वाले नौजवान हों, सबके सब परेशान हैं, सबका कारोबार प्रभावित हुआ है। केदारनाथ धाम में जिस तरीके से हकूकदारियों के साथ अन्याय हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ है, जिस तरीके से 228 किलो सोना पीतल में बदला है, जनता उस सबका जवाब चाहती है और भाजपा के पास जनता के सवालों के जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी पिछले 7 सालों से जनता के हक की लड़ाई लड़ रही है, जिसका लाभ निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को इस उपचुनाव में मिलेगा और पार्टी जो भी निर्णय लेगी, मैं पार्टी का सिपाही हूं, मैं पार्टी के निर्णय के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सभी जिला अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्षों की बैठक कर आगामी होने वाले निकाय और जिला पंचायत चुनाव की रणनीति एवं समीक्षा बैठक की गई है। इसमें होने वाले चुनाव में अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया गया है और उनके नामांकन को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। सचान का कहना है कि प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव और जिला पंचायत चुनाव में पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला पंचायत के चुनाव में उनकी पार्टी के मुख्य रूप से लड़ने की पूरी तैयारी है, जिसमें वह अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जो है जल्द ही राज्य में होने वाले हैं, पंचायत चुनाव भी इसी श्रेणी में आएंगे। क्या तैयारियां हैं पार्टी की और किस तरह से जो है निकाय चुनाव को लेकर अब पार्टी जो है काम करने जा रही है? देखिए, अभी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ देहरादून आए थे, यहाँ भी मीटिंग रखी गई थी, हरिद्वार में मीटिंग रखी गई थी। तो सभी जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि निकाय के चुनावों की तैयारियां करें और मैक्सिमम जगह चाहे पार्षद हो, चाहे नगर पालिकाएं हो, नगर पंचायत हो, उनमें प्रत्याशी उतारे जाए। और अभी एक दिन वो गए थे काशीपुर भी, तो वहां भी लोगों को कहा है और पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी एक्टिव से तरीके से भाग लेगी और मैं समझता हूं कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो पंचायत के चुनाव में वो हमारे लिए बहुत ही। हल्द्वानी के ड्रेसिंग ग्राउंड में रखे लाखों टन कूड़े में आग लग गई है। आपको बता दें, अज्ञात लोगों द्वारा लगाई गई आग के बाद पूरे इलाके में दुर्गंध और धुआं ही धुआं हो गया है, जिससे कि आसपास के इलाकों में सांस लेना दूभर हो गया है। घटना की जानकारी नगर आयुक्त को मिलते ही मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त ने आग बुझाने के लिए नगर निगम की वाहनों के अलावा फायर ब्रिगेड से भी मदद मांगी है। इसके अलावा नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि जिन लोगों ने भी ड्रेसिंग ग्राउंड में आग लगाई है उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्रवाई होगी। वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि दीपावली के त्योहार के मद्देनजर शहर में जाम की स्थिति न हो, उसको लेकर ठेले और फल वालों को वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिसके तहत अभी 350 फल ठेले और फेरी वालों का वेरिफिकेशन हो चुका है। हमारे ट्रेंचिंग ग्राउंड में असामाजिक द्वारा आग लगा दी गई थी। उसमें हम लोगों का आज अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां लगा रखी हैं और निगम के अपने टैंकर भी लगा रखे हैं, जो कि आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सीसीटीवी जो वहाँ इंस्टॉल्ड है उसकी लाइन भी कुछ शरारती तत्वों द्वारा काट दी गई है, तो उसको भी हम लोग आज रिपेयर करा रहे हैं ताकि हमारे सीसीटीवी में हम कैद कर सकें कि कौन वहाँ पर है जो इस तरीके के कार्य कर रहा है। और हमारे गार्ड भी वहाँ पर आज से लगा दिए जाएंगे जो मॉनिटरिंग करेंगे और इसकी निविदा प्रक्रिया भी हमारी गतिमान है। तो जैसे ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होती मौके पर प्रोसीजिंग का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा और तब तक हम मॉनिटरिंग करेंगे। माननीय प्रशासक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि दिवाली के इस त्योहार के उपलक्ष्य में शहर में ट्रैफिक कम से कम हो और एक व्यवस्थित तरीके से व्यवसाय किया जाए, इसलिए सभी फल खोखे वालों का हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आज लगभग 350 लोगों का वेरिफिकेशन आज तक हो चुका है। कुल 1680 लोगों का सर्वे किया जाना है। एक बार इनके वेरिफिकेशन के पास वैध और अवैध की जानकारी हमारे पास आ जाएगी, साथ ही साथ पुलिस वेरिफिकेशन भी हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है जिसमें सभी डिपार्टमेंट मिलकर के एक साथ वेरिफिकेशन की कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि एक बार ये वेरिफिकेशन के बाद हम सभी फल खोखे वालों को, छोटे व्यवसायियों को एक जगह अलॉट कर पाएंगे। पैरेलली हम जगह भी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन चल ही रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, फिर फील्ड में छापेमारी भी की जाएगी। रही बात पार्किंग की, तो जिनके पास अपनी पार्किंग नहीं है, आने वाले समय में नगर निगम अपना एक बायलॉज
बनाएगा, जिसमें जिनको उत्तराखंड राज्य राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जसपुर का चुनाव जसपुर के बीआरसी प्रांगण में बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव में अमित त्यागी ने पुनः जीत हासिल कर अध्यक्ष पद की चुनाव में मंत्री पद और पंकज सिंह निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर दीपक चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी भारी मतों से हराकर विजयी घोषित हुए हैं। तो कोषाध्यक्ष सुशील चौहान व महिला उपाध्यक्ष श्रीमती संजू चौधरी ने विजयी पताका फहराया है। आपको बता दें कि मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि रामचंद्र शर्मा समस्त प्राथमिक शिक्षा संघ के विजयी प्रत्याशियों की घोषणा कर अपने पद की गरिमा बनाए रखने की व जीत की बधाई दी है। यहाँ पर जसपुर के शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने संगठन पर विश्वास रखा। और काफ़ी समय से यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे थे। कुछ लोग हमारे शिक्षक संघ के कुछ ऐसे भी साथी हैं जो चुनाव नहीं होना देना, परंतु यहाँ के शिक्षकों ने बड़े हर्ष के साथ और बड़े तन मन के साथ चुनाव में भाग लिया। और हमारे पास अध्यक्ष पद हेतु 2 प्रत्याशी थे, जिसमें अमित त्यागी जी और भूपेंद्र सिंह जी। अमित त्यागी जी को 200 वोट मिले और भूपेंद्र सिंह जी को 140 वोट मिले और 60 वोट से अमित त्यागी जी विजयी हुए। फिर उसके बाद हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष में दीपक जी, राशिद जी 2 कैंडिडेट थे और दीपक जी 128 वोट से विजयी हुए, उन्हें 234 वोट मिले। उसके बाद हमारे पास संयुक्त मंत्री का पद आता है। संयुक्त मंत्री में हमारे पास नरेंद्र जी और राजा राम जी 2 कैंडिडेट थे। नरेंद्र जी को 167 वोट मिले और राजा राम जी को 170 वोट मिले। राजा राम जी 3 वोट से विजयी हुए। उसके बाद कोषाध्यक्ष का पद आता है। कोषाध्यक्ष में आशीष गुप्ता जी, सुशील कुमार जी 2 कैंडिडेट थे। आशीष गुप्ता जी को 141 वोट मिले, सुशील कुमार जी को 200 वोट मिले। 59 वोट से सुशील कुमार जी विजयी हुए। उसके बाद महिला उपाध्यक्ष में श्रीमती ऋचा गुप्ता और श्रीमती संजू रानी 2 कैंडिडेट थे। ऋचा गुप्ता जी को 148 वोट मिले, संजू रानी जी को 190 वोट मिले और संजू रानी 42 वोट से विजयी हुए। और लेखाकार में श्री जुनैद आलम जी और श्री जितेंद्र कुमार जी 2 कैंडिडेट थे। जुनैद आलम जी को 121 वोट मिले और जितेंद्र कुमार जी को 199 वोट मिले। 78 वोट से जितेंद्र कुमार जी विजयी हुए। और यही आज का मेन शिक्षकों का जो उत्साह है, ये चीज़ दिखा रही है। और बड़े मन के साथ लोग बाहर नाच रहे हैं, घूम रहे हैं और उत्साह है उनमें संगठन के प्रति। और यहाँ पर इस चुनाव में हमारे BO साहब हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उन्होंने बहुत सहयोग प्रदान किया। और जहाँ भी कमी उन्हें दिखा कि कार्यक्रम में नहीं दिक्कत हो रही, तो उन्होंने अपने कर्मचारियों से सबसे बहुत अच्छा सहयोग किया और इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। में प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का चुनाव था, जिसमें अध्यक्ष पद पर श्री अमित त्यागी विजयी रहे हैं और मंत्री पद जो है निर्विरोध निर्वाचित हो गया था। सिर्फ पंकज कुमार मंत्री बने हैं। प्राथमिक शिक्षक जो भी यहाँ प्रतिभाग किए हैं। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।